स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं सेल बायोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक राइबोसोम को। राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण की इकाई के नाम से जाने जाते हैं, या हम इसे कोशिका की फैक्ट्री के नाम से भी कहते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस यूनिट या सेल फैक्ट्री के नाम से इन्हें जाना जाता है। राइबोसोम का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक क्लाउडे 1941 में इन्होंने सर्वप्रथम इनका अध्ययन किया। क्लाउडे ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम से राइबोसोम को कोशिका में पहचाना। इसके बाद वैज्ञानिक पैराडे 1955 ने राइबोसोम नाम दिया। साथ साथ में ये भी कहा कि राइबोसोम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन ग्रेन्यूल्स के नाम से भी जाने जाते हैं, अर्थात राइबोसोम्स राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन की कणिकाएं होते हैं, तो इसलिए हम इसे राइबोसोम तथा राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन ग्रेन्यूल्स के नाम से भी जानते हैं। कोशिकाओं में इनकी उपस्थिति हम देखें तो प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में राइबोसोम पाए जाते हैं। चूँकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। एस यहाँ पर सेडवर्ज यूनिट या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित राइबोसोम कोशिका के साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए रहते हैं। चूँकि यहाँ पर इन कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःपर्दीय जालिकाएँ नहीं पाई जाती, इसलिए ये राइबोसोम्स कोशिका के साइटोप्लाज्म में ही उपस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उपस्थित होता है, इसलिए राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह के ऊपर उपस्थित होते हैं तथा इनका प्रकार 80S प्रकार का होता है। साथ साथ में ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में भी उपस्थित होते हैं। राइबोसोम सामान्यतः सक्रिय कोशिकाओं में अधिक होते हैं, चूँकि इनका मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित होता है, प्रोटीन सिंथेसिस से संबंधित होता है, प्रोटीन के निर्माण से संबंधित होता है। तो ये ऐसी कोशिकाओं में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं जो सक्रिय प्रकार की कोशिकाएं होती हैं या प्रोटीन संश्लेषण के लिए वो अपना कार्य करती हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ग्लैंड सेल्स या ग्रंथिल कोशिकाओं में ये अधिक सक्रिय होते हैं तथा इनकी संख्या भी इन कोशिकाओं में अधिक मात्रा में पाई जाती है। राइबोसोम की संरचना को देखें हम तो राइबोसोम मुख्य रूप से 2 सब यूनिट के द्वारा बने होते हैं या 2 इकाइयों के द्वारा बने होते हैं। एक बड़ी यूनिट तथा दूसरी सब यूनिट के नाम से जानी जाती है, अर्थात लार्ज सब यूनिट तथा स्मॉल सब यूनिट के द्वारा राइबोसोम्स का निर्माण होता है। दोनों सब यूनिट को हम इसके सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या सेडवर्ज यूनिट के आधार के ऊपर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं या इनको विभेदित करते हैं, अर्थात दोनों सब यूनिट का सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट अलग अलग होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम जैसा कि 70S प्रकार के हैं तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम जैसा कि 80 प्रकार के होते हैं। हम इस डायग्राम में देख रहे हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित 70S प्रकार के राइबोसोम का, जिसमें हम देखते हैं कि इसकी स्मॉल सब यूनिट 30S सेडिमेंटेशन की होती है तथा इसकी लार्ज सब यूनिट 50S सेडिमेंटेशन की होती है, अर्थात स्मॉल सब यूनिट 30S होती है तथा लार्ज सब यूनिट इसकी 50S होती है। दोनों सब यूनिट दिखाए गए चित्र के अनुसार आपस में जुड़ी रहती हैं और दोनों सब यूनिट्स के मध्य में एक टनल पाया जाता है या एक सुरंग या गैप पाया जाता है, जिससे के माध्यम से राइबोसोम इसमें प्रवेश करता है या
ये मॉलिक्यूल्स राइबोसोम्स के ऊपर या ये राइबोसोम्स मैसेंजर आरएनए के ऊपर मूव करते हैं या अपना स्थान बदलते हैं। तो दिए गए डायग्राम में हम देखते हैं कि इसमें दोनों सब यूनिट्स हमें दिखाई दे रही हैं। बड़ी सब यूनिट्स के हमें लेटरल आर्म दिखाई दे रही हैं, 2 इसमें लेटरल आर्म पाई जाती हैं और एक बीच में सेंट्रल ट्यूब ब्रांच आर्म पाई जाती है। इन तीनों आर्म के ऊपर छोटी सब यूनिट स्थापित होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों सब यूनिट्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं और इनका जुड़ना मुख्य रूप से कोशिका में उपस्थित मैग्नीशियम आयन की सांद्रता के ऊपर निर्भर करता है। अब हम देखते हैं बेसिकली अवसादन गुणांक क्या है। अवसादन गुणांक या सेडवर्ज यूनिट्स, जैसा कि हम दोनों राइबोसोम या दोनों प्रकार के राइबोसोम को इसके द्वारा इंडिकेट करते हैं, जैसे 70S प्रकार के राइबोसोम तथा 80S प्रकार के राइबोसोम्स। ये हम बेसिकली अवसादन के आधार पर या इनके सेडिमेंटेशंस के आधार पर इन्हें डिफ्रेंशिएट करते हैं या इनको आइडेंटिफाई करते हैं। जब प्रायोगिक तौर से जब इनका अवसादन किया जाता है या सेडिमेंटेशन किया जाता है तो प्राकृतिक कोशिकाओं में उपस्थित राइबोसोम्स 70S प्रकार से अवसादित होते हैं तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 80S प्रकार से अवसादित होते हैं, अर्थात इनका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट 70S तथा 80S प्रकार का होता है। इसी प्रकार से दोनों प्रकार के राइबोसोम्स की दोनों सब यूनिट्स का भी अवसादन गुणांक अलग अलग होता है, जैसा कि हमने प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में देखा था। इसी प्रकार से यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित 80S राइबोसोम्स की दोनों सब यूनिट भी 60S तथा 40S प्रकार की होती हैं तथा इनका अवसादन गुणांक 60S तथा 40S होता है। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं की दोनों सब यूनिट्स मुख्य रूप से राइबोसोमल आरएनए के द्वारा बनी होती हैं, अर्थात न्यूक्लिक एसिड्स या राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स के द्वारा ये दोनों सब यूनिट्स निर्मित होते हैं, या मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि राइबोसोम का निर्माण आरएनए के द्वारा होता है। दोनों सब यूनिट्स कोशिका के साइटोप्लाज्म में अलग अलग उपस्थित होती हैं और प्रोटीन संश्लेषण के समय ये कोशिकाएं या दोनों सब यूनिट्स आपस में जुड़ जाती हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि कोशिका के साइटोप्लाज्म में उपस्थित राइबोसोम्स की दोनों सब यूनिट्स प्रोटीन संश्लेषण के समय आपस में जुड़ जाती हैं तथा प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती हैं। प्रोटीन संश्लेषण के समय जब दोनों सब यूनिट्स आपस में जुड़ती हैं तो इसमें मुख्य रूप से भूमिका मैग्नीशियम आयन की सांद्रता इन्हें निभाती है, या मैग्नीशियम आयन की सांद्रता इसे कंट्रोल करती है। मैग्नीशियम आयन की सांद्रता 0.001 मोल होने पर दोनों सब यूनिट्स आपस में जुड़ जाती हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम आयन की सांद्रता 0.0001 मोल होने पर दोनों सब यूनिट्स जुड़ती हैं, और इससे कम जब सांद्रता हो जाती है तो दोनों सब यूनिट्स आपस में अलग हो जाती हैं, और जब मैग्नीशियम आयन की सांद्रता इससे अधिक होती है तो राइबोसोम्स जुड़ करके या एक से अधिक राइबोसोम जुड़ करके डाइमर या द्वितीय का निर्माण करते हैं। तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि जैसे ही साइटोप्लाज्म में मैग्नीशियम आयन की सांद्रता 0.001 मोल से अधिक होती है तो राइबोसोम्स आपस में जुड़ करके डाइमर का निर्माण करते हैं, और जब कंसंट्रेशंस 0.001 मोल होती है तो ये दोनों सब यूनिट जुड़ करके प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती हैं, और इससे कम जब सांद्रता होगी तो दोनों सब यूनिट्स आपस में अलग हो जाएंगी, साइटोप्लाज्म में या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह के ऊपर ही उपस्थित रहती हैं। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में हम देख सकते हैं कि हमें दोनों सब यूनिट्स दिखाई दे रही हैं। बेसिकली इस डायग्राम के माध्यम से हमने 80S प्रकार के राइबोसोम को रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें 40S तथा 60S दोनों सब यूनिट्स हमें अलग अलग दिखाई दे रही हैं, और ये
मैग्नीशियम आयन की कम कंसंट्रेशंस के ऊपर अलग अलग रहती हैं, और मध्य में हम देखते हैं कि मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशंस जब 0.001 मोल हो जाती है तो दोनों सब यूनिट्स आपस में जुड़ जाती हैं, और इससे अधिक होने पर ये दोनों सब यूनिट्स या दो राइबोसोम आपस में मिलकर के डाइमर का निर्माण करते हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि लो कंसंट्रेशंस ऑफ मैग्नीशियम आयन पर दोनों सब यूनिट्स अलग हो जाती हैं, और जब मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशंस अधिक होती है तो ये डाइमर का निर्माण करती हैं। तो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम आयन की सांद्रता राइबोसोम के दोनों सब यूनिट्स को आपस में जुड़ने तथा प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य रूप से भूमिका रखती है। अर्थात मैग्नीशियम आयन की सांद्रता के द्वारा दोनों सब यूनिट्स आपस में जुड़ती हैं तथा प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती हैं। हम जानते हैं कि प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य रूप से अधिक कार्य करने वाली वो कोशिकाएं होती हैं जो ग्रंथिल प्रकार की होती हैं, या वो संश्लेषी प्रकार की होती हैं, स्त्रावी प्रकार की होती हैं, या ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं, सेक्रेटरी सेल्स होती हैं। ये कोशिकाएं अधिक मात्रा में जो प्रोटीन का संश्लेषण करती हैं, तो इनमें मुख्य रूप से अधिक राइबोसोम पाए जाते हैं। थैंक्स।